अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है लुकमान और आज इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि वोल्टेज कैसे बनता है या पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट किया जाता है, यानी वोल्टेज प्रोड्यूसिंग के तमाम मेथड्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने करंट फ्लो और साइंटिफिक नोटेशन को समझा था। अगर लेक्चर नंबर 4 अभी तक नहीं देखा तो ऊपर लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके देख लें। लेक्चर नंबर 4 काफ़ी लंबा बन गया था, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ ताकि आप बोरियत महसूस ना करो। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए ज़रूरी है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी एक डायरेक्शन में मूव करें। तो किसी एक डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए ज़रूर किसी न किसी एनर्जी की ज़रूरत होगी। वो एनर्जी वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करता है। वोल्टेज सोर्स इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगाता है जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स मुतलका डायरेक्शन में मोशन शुरू कर देते हैं और करंट फ्लो शुरू हो जाता है। जिस फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं सेम डायरेक्शन में उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं या वोल्टेज कहते हैं। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि कितने तरीके होते हैं वोल्टेज को प्रोड्यूस करने के। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी ताकि इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में मूव करवाया जा सके। यहाँ पे ये बात नोट कर लें कि एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं की जा सकती, बनाई नहीं जा सकती। यानी यहाँ हम जितने वोल्टेज सोर्सेज पढ़ेंगे वो एनर्जी खुद से क्रिएट नहीं कर रहे होंगे, बल्कि वो किसी दूसरी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होंगे। ये पॉइंट बहुत अहम है, इसलिए आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि एनर्जी कभी भी बनाई नहीं जा सकती, बल्कि वो दरअसल किसी एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। 6 वोल्टेज प्रोडक्शन के फिनोमिनाज बहुत कॉमन है, यानी इन फिनोमिनाज को यूज़ करके हम डेली लाइफ में कहीं ना कहीं वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। उनमें से हैं जी फ्रिक्शन, केमिकल, उसके बाद मैग्नेटिज्म, लाइट, हीट और प्रेशर। यानी हम इन मीन्स को यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल कर सकते हैं। अब बारी बारी इनको डिटेल से समझते हैं। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का बहुत ही पुराना मेथड है। एक ग्लास रॉड को जब हम सिल्क या फर के साथ रब करते हैं यानी रगड़ते हैं तो ग्लास रॉड चार्ज हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही आप किसी कम ह्यूमिडिटी वाले कमरे में अपने पाँव अगर कारपेट के साथ रगड़ें तो चार्ज तब भी क्रिएट होगा। फ्रिक्शन के ज़रिए वोल्टेज प्रोड्यूस करने वाली एक डिवाइस जिसका नाम है जी वैन डी ग्राफ जनरेटर, जो कि सेम इसी असूल पे काम करके वोल्टेज प्रोड्यूस करती है और ये मिलियंस ऑफ वोल्ट्स प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखती है। अब बात करते हैं जी कि इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए हम मैग्नेटिज्म को कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैग्नेटिज्म सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है कि जिसके ज़रिए हम सस्ते से सस्ते तरीके से बिजली बना सकते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल कर सकते हैं। अगर हम किसी तार को परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे तो उस वायर में वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, जो कि तब तक रहेगा जब तक कि वो वायर या मैग्नेट मोशन में रहेगा। या आप वायर को मैग्नेट के बैक एंड फोर्थ मोशन करते रहेंगे तो वोल्टेज उस वायर में मेंटेन रहेगा, लेकिन मोशन नहीं होगी तो उस वायर में भी वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा। जो डिवाइस इस फिनोमिना को यूज़ करके वोल्टेज प्रोड्यूस करती है उसे जनरेटर कहते हैं। अब जनरेटर दो तरह की करंट जनरेट कर सकता है, या तो वो करंट डायरेक्ट हो सकती है और या अल्टरनेटिंग करंट हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि उस जनरेटर को कैसे डिज़ाइन किया गया। यहाँ पे मैंने दो टर्म्स बोली हैं, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। इनको शॉर्ट फॉर्म में डीसी और एसी कहते हैं। डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट और एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की मोशन का है। अगर इलेक्ट्रॉन सर्किट में एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं
तो कहा जाएगा कि उस सर्किट में बहने वाला करंट डायरेक्ट करंट है। और अगर किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स की मोशन पहले एक डायरेक्शन में और फिर अपोजिट डायरेक्शन में और फिर अपोजिट, यानी मोशन बैक एंड फोर्थ हो रही हो, बैक एंड फोर्थ यानी कि आगे पीछे, तो कहेंगे कि उस सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट बह रहा है। जैसे कि मैंने पहले बताया, कोई भी वोल्टेज सोर्स खुद से एनर्जी नहीं बनाता, वो किसी दूसरी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसी तरह जनरेटर को भी हम मुख्तलिफ ज़राए से एनर्जी दे सकते हैं, जैसे कि स्टीम, कोल, वाटर, विंड या गैसोलीन के ज़रिए। इलेक्ट्रिकल जनरेटर को मैं इसी सीरीज़ में डिटेल से समझाऊंगा अलग से लेक्चर बना के। चूँकि इसमें सब वोल्टेज सोर्सेज को पढ़ रहे हैं, इसलिए जनरेटर को पढ़ने लग जाएंगे तो ये काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो हम मेन जो हमारी इस वीडियो का थीम है उससे हट जाएंगे। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की आपको सिंबल साइड पे नज़र आ रही होगी। ये सिंबल सर्किट ड्राइंग के दौरान यूज़ होता है, इसे आप जहन नशीन कर लें। जनरेटर की पिक्टोरियल फॉर्म भी स्लाइड के साइड पे मौजूद है। मैग्नेटिज्म के बाद दूसरा मोस्ट वाइडली मेथड जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है उसे सेल या बैटरीज कहते हैं। सेल बेसिकली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेल्स दो मुख्तलिफ मेटल्स यानी कॉपर और जिंक पे मुश्तमिल होता है। ये दो मेटल्स इलेक्ट्रोड्स होते हैं सेल के, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और दूसरा नेगेटिव। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स आपस में कंटैक्टेड होते हैं थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट, एसिड या अल्कलाइन सॉल्यूशन हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट वो चाहे कोई सा भी हो, कॉपर इलेक्ट्रोड से फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर करता है और कॉपर इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बना देता है, क्योंकि पीछे इलेक्ट्रोड पे सिर्फ होल रह जाते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड पे सिर्फ होल्स रह जाते हैं। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोलाइट में आ चुके होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड ले लेता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन जाता है। इस तरह सेल कैपेबल होता है वोल्टेज बनाने के लिए, यानी इस तरह इन दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। अब सेल को आपस में जोड़ के हम बैटरीज बना लेते हैं अपनी नीड के हिसाब से कि हमें कितनी वोल्टेज चाहिए या कितनी करंट चाहिए, उस हिसाब से। सेल्स की पिक्टोरियल फॉर्म साइड पे नज़र आ रही है, उसके साथ साथ आप सेल की स्कीमेटिक सिंबल भी याद कर लें और बैटरी की भी। अब बात करते हैं कि कैसे हम लाइट को यूज़ करके वोल्टेज बना सकते हैं। जब लाइट फोटोसेंसिटिव यानी लाइट सेंसिटिव सब्सटेंस से टकराती है तो ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सोलर सेल दो कंडक्टिव प्लेट्स और फोटोसेंसिटिव मटेरियल पर मुश्तमिल होता है। ये फोटोसेंसिटिव मटेरियल उन दो कंडक्टिव प्लेट्स के साथ कंटैक्टेड होता है और इन दोनों के दरमियान में मौजूद होता है। जब फोटोसेंसिटिव मटेरियल की सरफेस पर लाइट पड़ती है तो ये अपने एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डिसलॉज कर देता है, यानी छोड़ देता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना देता है। इसलिए क्योंकि लाइट भी एक एनर्जी की फॉर्म है, एक सोलर सेल अकेला थोड़ी सी वोल्टेज प्रोड्यूस करता है जो कि नाकाबिले इस्तेमाल होती है। इसलिए सोलर सेल्स को आपस में कनेक्ट करके एक सोलर प्लेट बनाई जाती है जिससे काबिले इस्तेमाल वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। सोलर सेल का स्कीमेटिक सिंबल आपको स्लाइड के साइड पे शो हो रहा है, इसे भी ज़हन नशीन कर लें। ये सर्किट डिज़ाइनिंग या सर्किट एनालाइजिंग में हेल्प करता है। सोलर सेल की प्रोडक्शन कॉस्ट हाई होती है, यानी ये मार्केट में एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए ये ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होते। सोलर सेल्स ज़रूरी डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि सैटेलाइट्स या सीसीटीवी कैमराज या सिटी लाइट्स के ऊपर वगैरह वगैरह। लेकिन वक्त के साथ सोलर सेल की प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं। बात कर लेते हैं कि कैसे हम हीट एनर्जी को यूज़ करके बिजली बना सकते हैं, यानी वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। थर्मोकपल एक ऐसी डिवाइस है जो कि हीट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। थर्मोकपल जैसे कि आपको पिक में नज़र आ रहा है कि ये दो मुख्तलिफ वायर्स को ट्विस्टेड फॉर्म में आपस में कनेक्ट किया होता है। एक कॉपर की वायर होती है और एक आयरन की या जिंक की भी यूज़ कर सकते हैं।
जब थर्मोकपल पर हीट अप्लाई की जाती है तो कॉपर के एटम्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ना शुरू कर देते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिर दूसरी तार में चले जाते हैं, जिससे कॉपर वायर में होल रह जाते हैं और वो पॉजिटिव साइड और दूसरी तार नेगेटिव तार बन जाती है। इस तरह बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है थर्मोकपल में। हालांकि ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत स्मॉल होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस ज़रूर होती है। यहाँ पे वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट के। जितनी ज़्यादा हीट प्रोवाइड की जाएगी उतना ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, और ये तब तक रहेगा जब तक थर्मोकपल को हीट मिलती रहेगी। डिजिटल थर्मामीटर थर्मोकपल के सूल पर काम करता है, इसे पैरोमीटर भी कहते हैं। ये अमूमन हाई टेम्परेचर भट्टियों में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं जी कि हम प्रेशर को कैसे यूज़ कर सकते हैं वोल्टेज बनाने में। जब एक ख़ास क्रिस्टलाइन मटेरियल जैसे कि क्वार्ट्ज, टर्मलाइन वगैरह पर प्रेशर लगाया जाता है तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। इस इफ़ेक्ट को पीजो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहते हैं। आम हालत में क्रिस्टलाइन मटेरियल के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रैंडमली प्लेस्ड होते हैं, कोई ओवरऑल चार्ज नहीं होता। लेकिन जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो एक साइड से इलेक्ट्रॉन्स दूसरी साइड पे मूव कर जाते हैं। इस तरह एक साइड पे नेगेटिव चार्ज और दूसरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस तब तक रहता है जब तक प्रेशर अप्लाइड रहता है। जब प्रेशर हटा दिया जाता है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी ख़त्म हो जाता है। इस इफ़ेक्ट से कम अमाउंट में वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। इस फिनोमिना का यूज़ क्रिस्टल माइक्रोफोन और प्रिसाइज ऑसिलेटर्स में किया जाता है। यहाँ पे एक बात जानने वाली है कि जिस तरह हम केमिकल्स, प्रेशर, हीट, लाइट और मैग्नेटिज्म से बिजली बना सकते हैं, उसी तरह बिजली से हम इन सब चीज़ों को भी हासिल कर सकते हैं। जैसे मैग्नेटिज्म मोटर्स, स्पीकर, रिलेज वगैरह में यूज़ होती है। इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे कामों में केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। लाइट बनाई जाती है थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बल्ब्स या दूसरी ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में। हीट बनाई जाती है हीटिंग एलिमेंट्स के ज़रिए, वो फिर चाहे चूल्हों में इस्तेमाल हो या इस्त्री में या किसी भी यूज़फुल डिवाइस में। इसी तरह हम बिजली के ज़रिए किसी क्रिस्टल को ट्विस्ट भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है जी, इन्हें होमवर्क के तौर पे कर लें, कंसेप्ट्स पक्के हो जाएंगे और ज़्यादा देर तक याद रहेंगे। आई होप मैं लेक्चर अच्छे से डिलीवर कर सका हूँगा। अगर हमारी ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज़ ख़त्म होने के बाद सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पे एक मुकम्मल सीरीज़ बनाऊँगा, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप किसी अपडेट को मिस ना करें। शुक्रिया। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ब्रीफली सेल्स और बैटरीज़ को डिस्कस करेंगे कि कैसे सेल केमिकल एनर्जी को यूज़ करके वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं। ओके जी, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।